नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं गणित की। जी हाँ, गणित अक्सर विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता है और वो सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। कोई कहते हैं कि आपका बेसिक कमजोर है, तो कोई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इन सारे परेशानियों से बचने के लिए आज हम एक सीरीज लाए हैं, यानी एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 एपिसोड का होगा। उसमें आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, बेसिक लेवल से गणित को पढ़ाया जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप गणित में इतना समझिएगा जितना आज तक ना कोई समझा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम गणित की मूलभूत अवधारणा से शुरू करेंगे। उसके बाद गणित में सबसे बेसिक क्या होते हैं, सारी बातों को हम एक एक करके देखेंगे, एक एक फैक्ट को पढ़ेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद ही हम गणित के अगले सिरा पे पहुंचेंगे। उससे पहले कि आप फैक्ट को नोट कीजिएगा, आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक मैथ यानी गणित में जो निम्न होते हैं, बिल्कुल पहला पायदान से हम लोग चलने वाले हैं। तो देखते रहिए, चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप गणित में इतना समझने लगेगा, इतना कुछ कीजिएगा जितना हम कह नहीं सकते। तो चलिए पहला फैक्ट है हमारा, किसी भी संख्या में संख्या से तो चलिए हमने क्या लिखा है, किसी संख्या से शून्य में गुना किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुना किया जाए, गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। जी हाँ, हमने आपसे कहा है हम पूर्ण रूप से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, यानी जोड़ घटाव से चलेंगे, ताकि आगे चल के आपको जीवन में कभी भी मैथ बनाने में परेशानी ना हो। पहला फैक्ट है हमारा, किसी संख्या से शून्य में गुना किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुना किया जाए, गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। पहला क्या लिखा है, किसी संख्या से शून्य में गुना किया जाए। मान लीजिए x से शून्य में गुना किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। उसके बाद है शून्य से अगर किसी संख्या में गुना किया जाए तो भी गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। अगर 5 से 0 में गुना करें फिर भी 0, और 0 से 10 में गुना करें फिर भी 0, या 2 गुना 4 गुना 0 फिर भी 0। आपने क्या देखा, हमने कहा क्या, पहला हमारा फैक्ट है, आप लोग ध्यान से देखिए और प्रत्येक फैक्ट को आप लोग नोटबुक पे यानी कॉपी पे नोट करते जाइए, ताकि जीवन में फिर कभी आपको बेसिक मैथ, ये जो है ना बेसिक मैथ, ना कोई कोचिंग ना कोई पाठशाला में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतना लेवल नीचे से हम लोग आज चल रहे हैं। पहला फैक्ट है, किसी संख्या से शून्य में गुना किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुना किया जाए, गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। जी हाँ, जैसे अगर आप 1 से गुना करते हैं शून्य में तो वो भी शून्य, और शून्य से 1 में गुना करते हैं तो भी शून्य। तो देखिए पहला संख्या x है, x से शून्य में गुना किए गुणनफल शून्य प्राप्त हुआ। फिर शून्य से x में गुना किए फिर भी गुणनफल शून्य, और 5 से अगर शून्य में गुना किए गुणनफल शून्य, शून्य से 10 में गुना किए गुणनफल शून्य। कहने का तात्पर्य है संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें शून्य से गुना हो गया ना तो उसका जो गुणनफल है वो शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, या शून्य से किसी संख्या में गुना हो जाए तब पर भी गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। तो आप देख लिए, ये मेरा पहला फैक्ट है, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और फैक्ट पे आते हैं, धीरे धीरे सारे फैक्ट को आपको क्लियर करेंगे, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग दूसरा फैक्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरा। तो चलिए अगला फैक्ट है हमारा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। जी हाँ, हमने पहले गुना का देखा, अब भाग का देख रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, लिखा है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, शून्य में अगर 10 से भाग देंगे फिर भी भागफल शून्य, शून्य में अगर हम 35 से भाग देंगे फिर भी भागफल शून्य। ठीक है, तो ये फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। लिखा है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। जी हाँ,
हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और सारी बात आप कॉपी पे नोट कीजिए और पढ़िए। एक दो बार या वीडियो को ही देखिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको माइंड में कंसंट्रेट हो जाए कि सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिए, एक एक बेसिक पॉइंट को। आगे चल के मैथ बनाने में आपको जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी, तब जब आपको इन बातों का ख्याल रहेगा तब। हमने क्या लिखा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। अगर शून्य में हमने कितना से भाग दें, जैसे 75 से भाग दिए फिर भी भागफल शून्य। शून्य में नीचे कितना भी संख्या से क्यों ना भाग दे, भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए। आज का फैक्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। अब हम अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला फैक्ट की ओर। तो चलिए ये फैक्ट है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होगा, इंफिनिटी प्राप्त होगा, अपरिभाषित प्राप्त होगा। जी हाँ, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, जैसे हमने मान लिया संख्या x का अगर शून्य से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, इस अवस्था में इसका अनंत आ जाएगा, ठीक है, इंफिनिटी आ जाएगा। संख्या हमारे सामने है 35, अगर शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत। संख्या 2 है, शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत। संख्या 25 है, शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत। कहने का तात्पर्य संख्या कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसमें शून्य से भाग दिया जाए ना तो भागफल अनंत आएगा, इंफिनिटी आएगा, अपरिभाषित आएंगे, ठीक है। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होगा। इस फैक्ट को भी आप लोग नोट कीजिए। जितना भी हम लिखा रहे अति महत्वपूर्ण बातें हैं, खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल शुरू से गणित पढ़ना चाहते हैं, जिसे गणित में कुछ नहीं आता। नोट कीजिए, अगर आपके मन में आता होगा कि शून्य को अगर शून्य से भाग दिया जाए तब क्या आएगा, तो दोस्तों शून्य को शून्य से भाग देने पे ये भाग नहीं लगता है, ठीक है। नॉट डिवाइडेड या नॉन डिवाइडेड परफॉर्मेंस है, यानी शून्य को शून्य से आप भाग नहीं दे सकते हैं, वो भाग नहीं लगेगा। जी, हमने क्या कहा, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। संख्या x है, जिसमें हमने शून्य से भाग दिया, भागफल अनंत प्राप्त हो गया है, ठीक है, इंफिनिटिव। संख्या 35 है, 35 जिसमें शून्य से भाग दिया, भागफल अनंत। यानी कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो चलिए हमने लिखा है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 यानी 1 प्राप्त होगा। जी हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 को 10 से भाग दिए, भागफल 1, ठीक है। x को x से भाग दिए, भागफल 1, a को a से भाग दिए, भागफल 1, ठीक है। 1000 को अगर 1000 से भी भाग दिया जाए तो भागफल 1 ही प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य संख्या कुछ भी क्यों ना हो, अगर उस संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल 1 प्राप्त होगा। फिर आपके मन में ये बात आते होंगे कि क्यों ना 0 से 0 में भाग दिया जाए, तो जी हाँ, 0 से 0 में अगर भाग दीजिएगा तो इसका भागफल 1 नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि 0 से 0 विभाजित नहीं होते हैं, 0 से 0 में भाग नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए और प्रत्येक जो भी हम बिंदु लिखाते हैं सबको आप लिखते जाइए, नोट कीजिए, तब भी आगे चल के आपको गणित में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पूरे बेसिक से है। देखिए दोस्त, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होगा। इन सारी बातों को जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी कोचिंग सेंटर में आपको नहीं बताया जाएगा। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए और याद रखिए, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अब अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए उसका मान 1 प्राप्त होता है। तो देखिए, हमने लिखा है, किसी संख्या के घात 0 होने पे उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लीजिए, x का घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, 15 का घात 0 है तो इसका भी मान 1 होगा,
50 का अगर घात शून्य हो तो उसका भी मान 1 होगा। कहने का तात्पर्य है संख्या कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसके घात का मान शून्य होगे तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। जी हाँ, आप लोग इसे नोट करते जाइए और बार बार वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए, रिवाइज हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आप देखिएगा मैथ बनाने में कितना मजा आता है। बहुत इजी है मैथ, कोई भारी नहीं है, सिर्फ आप लोग बेसिक को याद रखिए। तो देखिए, किसी संख्या के घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने लिखा है धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है, यानी धनात्मक का ही लगता है। जी हाँ, अगर दो धनात्मक संख्या हो तो वो सदैव आपस में जुड़ती है तथा चिन्ह प्लस यानी धनात्मक का लगता है। 2 + 3, ये धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह धनात्मक का लगेगा। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी संख्या के पहले अगर कोई भी चिन्ह का निरूपण नहीं किया गया हो, कोई भी चिन्ह दर्शाया नहीं गया हो तो उसके सामने धनात्मक चिन्ह मान लिया जाता है। तो क्या होगा? 2 + 3 = 5। +5 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो दो धनात्मक संख्याओं के जुड़ने, दो धनात्मक संख्या अगर प्लस में हो तो जुड़ जाती है और चिन्ह प्लस का ही लगता है। 5 2 7, चिन्ह लगा दीजिए, नहीं भी लगा सकते हैं। 3 4 क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, तात्पर्य यही है कहने का कि धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। तो चलिए, उसे धनात्मक संख्या मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। जी, हमने क्या लिखा है? किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो उसे धनात्मक संख्या मान लिया जाता है। अगर हमें संख्या लिखा गया हो 10, अगर 10 को हम क्या पढ़ेंगे? धन संख्या या ऋण संख्या, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। तो सबसे पहले आज आप लोग समझ लीजिए, कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर उससे पहले, संख्या के पहले कोई भी चिन्ह अंकित नहीं किया गया हो, चाहे वो चिन्ह प्लस का हो या माइनस का, ठीक है, या क्रॉस का हो। ठीक है, वैसे तो संख्या से पहले क्रॉस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, प्लस का हो या माइनस का, जब तक इसमें क्लियर नहीं किया गया हो, अगर दुविधा में हो तो उसे हम प्लस मानेंगे, धन संख्या मानेंगे, धनात्मक संख्या मानेंगे। 10 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो सीधा सीधा हमने समझ लिया +10 होगा, यानी संख्या धनात्मक होगी। कहने का तात्पर्य है किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो उसे धनात्मक संख्या माना जाता है। जैसे 50, ये क्या है? कुछ नहीं है तो आगे प्लस होगा, धनात्मक संख्या होंगे। ठीक है, 20, आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, धनात्मक संख्या होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप लोग जान लीजिए, किसी संख्या से पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो, कोई चिन्ह का मेंशन नहीं किया गया हो तो संख्या धनात्मक होती है। लगता है। चलिए, हमने लिखा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे आप लोग देख लीजिए 8 - 13, ठीक है, एक धनात्मक संख्या है वो 8 है और एक ऋणात्मक संख्या है वो 13 है। वास्तव में बड़ी संख्या 8 है लेकिन देखने के लिए बड़ी संख्या -13 है। तो हमने क्या कहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। वो बड़ी संख्या वो है जो देखने में बड़ी हो। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या है, आपस में घटेंगे। 13 में से 8 को घटाइए तो 8 5 13 होते हैं, 5 लिख दीजिए। अब क्या है? चिन्ह बड़ी संख्या की लगती है, बड़ी संख्या 13 है तो उसकी चिन्ह लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और समझ लीजिए, जैसे लेते हैं यहाँ पे 7, इधर लेते हैं 9 ले लेते हैं। ठीक है,
यहाँ क्या आ जाएंगे, घट के 9 में से 7 को घटाएंगे 2 आ जाएंगे, और बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो वो आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो तो वापस में घट जाती है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लाती है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। तो चलिए हमने क्या लिखा है, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह जो है, चिन्ह यहां पे लिखेंगे, और चिन्ह माइनस का लगता है, यानी चिन्ह ऋणात्मक का लगता है जी। ऋणात्मक संख्या आपस में तो जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह ऋणात्मक का ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, -3 -2 बराबर क्या होगा, -3 और -2 जो है इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5, लेकिन हम लोग 3 और 2 जोड़ते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, 3 2 कितना होगा, 5 होगा। हमने क्या सुना है और पढ़ा है, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ तो जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, लगा दीजिए, ठीक है। 2 4 माइनस माइनस क्या हो गए 6, और चिन्ह माइनस का लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य है ऋणात्मक संख्या तो आपस में जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, प्रत्येक फैक्ट को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और इत्मीनान से पढ़ेंगे ताकि आगे चल के मैथ बनाने में कोई भी प्रकार की बेसिक परेशानी की झेलना ना पड़े। तो देखिए, तो चलिए अब हमने जोड़ घटाव का भी फैक्ट देख लिया, अब ये गुना का फैक्ट है, इसमें भी देख लेते हैं। जब प्लस का गुना प्लस से होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अगर माइनस का प्लस का गुना माइनस से होगा तो माइनस होगा, माइनस का गुना माइनस से होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद माइनस का गुना प्लस से होगा तो भी माइनस होगा। अब कहिएगा 3 बार अगर माइनस का गुना हो जाए तो क्या होगा, माइनस का गुना माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस का गुना माइनस से होगा, प्लस का माइनस से होगा तो क्या होगा, माइनस, इसीलिए हमने लिखा है माइनस। कहने का तात्पर्य है जब गुना में संख्या प्लस में हो और सम बार आए तो प्लस होंगे, विषम बार आए तो माइनस होंगे। सम अगर 2 बार आ रहे हैं तो प्लस, 3 बार आ रहे हैं मतलब विषम तो माइनस। इसी पे 1 2 प्रश्न देखिए, जैसे 2 का गुना अगर 2 से किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा जो कि प्लस में है। अब +2 का गुना -2 से किया जाए तो -4 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस, प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस। अब है माइनस माइनस, -2 का गुना -2 से किया जाए तो +4 आएंगे, ठीक है। अगला है माइनस और प्लस, -2 का गुना +2 से किया जाए तो क्या आ जाएंगे, -4 आ जाएंगे। अब कहिएगा -3 बार है तो -2 का गुना -2 का गुना -2 से किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि जब संख्या गुना में हो, धनात्मक में हो, सम बार आ जाए ना तो प्लस में होंगे, विषम बार आ जाए तो माइनस में होंगे। तो आपने इससे पहले पढ़ा जोड़ घटाव का फैक्ट जो अभी हम लोग बतला रहे थे। अब गुना का फैक्ट है वो भी देख लीजिए, फिर भाग का फैक्ट भी आज के वीडियो में ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग क्या सीखे कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, सीखे हैं। कोई भी संख्या को अगर शून्य से गुना किया जाए या शून्य से किसी संख्या में गुना किया जाए तो उसका गुणनफल क्या होता है, शून्य होते हैं। जोड़ घटाव का भी आपने सीखा कि हर हमेशा 2 धनात्मक संख्या जुड़ती है और चिन्ह भी धनात्मक संख्या का लाती है। तो गुना भी देख लीजिए, गुना का यही फैक्ट था, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुना माइनस फिर माइनस, यानी 3 बार माइनस गुना माइनस बराबर माइनस। तो आप इसे नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग भाग की फैक्ट की ओर, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम भाग का जो फैक्ट है उसे देखते हैं। तो चलिए हमने क्या लिखा है, अब हम भाग की ओर बढ़ गए हैं क्योंकि हमने जोड़ घटाव, ठीक है, और गुना भी पढ़ लिया, अब भाग पढ़ रहे हैं।
है यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो प्लस मान प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर अंश और हर के चिन्ह समान होंगे तो मान प्लस में आएंगे। अगर यदि अंश और हर के मान असमान हो तो माइनस में मान प्राप्त होंगे। देखिए जरा, प्लस को प्लस से अगर भाग दिया जाए तो प्लस ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर प्लस को माइनस से भाग दिया जाए तो माइनस ही प्राप्त होगा। हमने क्या सिखाया है आपको कि जब अंश और हर का मान समान हो तभी प्लस होगा, अगर असमान हो तब माइनस हो जाएगा। ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, ऊपर प्लस नीचे प्लस, यानी मान तो बदल गया है, असमान हो गया है तो माइनस हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ऊपर माइनस नीचे माइनस तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है अगर ऊपर भी माइनस में 6 है नीचे भी माइनस में 6 है तो मान क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। माइनस 1 नहीं 1। अगर ऊपर में हम लोग माइनस करें और नीचे प्लस तब क्या हो जाएंगे, मान क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। आप इतना समझिए कि अगर अंश और हर के चिन्ह समान हो तो मान हर हमेशा प्लस में प्राप्त होंगे, धनात्मक में प्राप्त होंगे। अगर ऊपर और नीचे का चिन्ह जो असमान हो, कहने का तात्पर्य ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तब तो चिन्ह समान नहीं रहा, तब मान ऋणात्मक यानी ऋण संख्या माइनस में प्राप्त होंगे। अगर ऊपर नीचे माइनस ये हो तब भी मान प्लस प्राप्त होंगे। आप इतना याद रखिए कि जब भी अंश और हर के रूप में संख्या हो, अगर दोनों का मान चिन्ह ऊपर और नीचे दोनों का धनात्मक है तो मान धनात्मक आएंगे, दोनों का ऋणात्मक है तो मान ऋणात्मक आएंगे। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है यानी चिन्ह अंतर हो गया तो मान हर हमेशा ऋणात्मक में प्राप्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस बेसिक मैथ को, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक समझ को देखते रहिए। इसे पढ़ने और देखने के बाद जीवन में कभी भी आपको मैथ में कहीं से कोई परेशानी झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।